नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो ऑलमोस्ट 15 दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और सच बताऊं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। मेरा तो पूरा दिन खाली खाली सा जाता है जब डिस्कशन जिस दिन नहीं होती है, लेकिन कुछ रीजंस के कारण हम नहीं डिस्कशन कर पाए लास्ट 15 डेज़ में। और ऋषभ सर ने काफ़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू किया। और एक बात आपको और बताऊं कि वो अनअवॉइडेबल रीजंस कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ में। तो इस वजह से पहले तो देखो प्लान ये था कि 15 दिसंबर के बाद मैं फिर से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। तो मैंने ऋषभ सर से रिक्वेस्ट की कि सर बीच बीच में जहां मुझे काम पड़ेगा तो फिर प्लीज़ आप कर लीजिएगा डिस्कशन, ताकि हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और जहाँ तक पॉसिबल होगा डेली बेसिस पे मैं ही डिस्कशन करूँगा, लेकिन अगर बीच में किसी दिन लगा कि हाँ आज नहीं कर पाऊँगा तो फिर ऋषभ सर कर लेंगे। ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि 15 दिसंबर तो देखो अभी बहुत दूर है। तो इस वजह से हमने आज से डिस्कशन स्टार्ट कर दी और उम्मीद है कि आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे लग रहा है। टोटल 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हिंदू का कॉलोनिज्म से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दूसरा एक्सेसिबिलिटी से संबंधित, तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित, और चौथा आर्टिकल लोकल लैंग्वेज से संबंधित टाइम्स ऑफ इंडिया का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉलोनियलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स की बात हम पहले करेंगे। 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सेंचुरी में ना यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, इंग्लैंड, इन्होंने ना एशिया के देशों को, अफ्रीका के देशों को और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को यानी साउथ अमेरिका के देशों को अपनी कॉलोनीज बनाया था। इवन यूएसए भी एक समय में कॉलोनी था। कॉलोनी का मतलब क्या है? उपनिवेश। जैसे देखो ब्रिटेन से शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसी के साथ ना एक शुरुआत हो गई। ब्रिटेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की पॉलिटिक्स को, इंडिया की इकोनॉमी को, इवन इंडिया के कल्चर को कंट्रोल करने लगा अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाया जाता बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में और उसका इस्तेमाल किया जाता ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। प्रॉफिट किसको होता? इंग्लैंड को। और एग्जांपल देता हूं, जब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई ना, तो इंडिया की फॉर्म में उन्हें एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई। वो अपना सारा जो रेडीमेड मटेरियल है ना इंडिया भेजने लगे और इंडिया में बहुत सारे उद्योग फेल होने लगे। जैसे देखो हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, वो सारा हथकरघा उद्योग जो था वो फेल हो गया क्योंकि ब्रिटेन के रेडीमेड प्रोडक्ट्स यहां पर आने लगे, उन पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, वो ज़्यादा सस्ते होते थे, तभी तो इंडियन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा बिकते थे। आप एक चीज़ लिंक कीजिए यहाँ से, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, जैसे 1905 में एक आंदोलन चला था स्वदेशी मूवमेंट, अरबिंदो घोष जैसे लीडर्स थे, वो क्या बोलते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के तब जाएंगे जब उनको ना इंडिया में रहना अनप्रॉफिटेबल लगेगा। अनप्रॉफिटेबल कब लगेगा? मान लीजिए इंडियंस ने स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया तो उनके प्रोडक्ट यहाँ पे बिकेंगे नहीं, फिर उनको लगेगा यहाँ पे रहने का क्या फायदा जब हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो अरबिंदो घोष जैसे लीडर्स बोला करते थे कि आपको ना कॉलोनियलिज्म की रूट्स पर वार करना होगा, जड़ों पर वार करना होगा, उनका यहाँ रहना आपको अनप्रॉफिटेबल बनाना होगा, तब जाके वो यहाँ से जाएंगे। तो आपने एग्जाम्पल की सहायता से समझ लिया कॉलोनिज्म का क्या मतलब है। अब देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे देश एक साथ आज़ाद हुए। 1940s में इंडिया भी उस समय आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, म्यांमार, श्रीलंका, बहुत सारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आज़ाद हुए 1940s में, कुछ 50s में हुए, कुछ 60s में भी हुए। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकोलोनाइजेशन, जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक भी है। अब देखो आप ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली तो ये देश, मान लीजिए पहले ब्रिटेन जैसे देश इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, उनके ऑफिसर्स यहां पर थे, वो इंडिया को छोड़ के चले गए 1947 में। लेकिन अब यूं कहा जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो ना अपनी कुछ लिगेसी को छोड़ के चले गए। ब्रिटेन ने जब इंडिया पर रूल किया था ना, उनकी लिगेसी, उनकी विरासत आज भी इंडिया में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल दीजिए, सोचिए क्या एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इंग्लिश लैंग्वेज है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, इवन सामने जो आप स्लाइड्स देख रहे हो ये भी इंग्लिश में है।
तो ये ब्रिटिश लीगेसी है। इसके बाद और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोलते हैं बहुत सारे कानून ब्रिटिश ईरा के कानून हैं, जैसे सिडिशन का कानून है, ब्रिटिश ईरा का कानून है। आईपीसी कब बना था? सबसे पहले ब्रिटिश ईरा में बना था। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो उस समय बने थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे। एक और ज्वलंत उदाहरण आपको देता हूं। बोलते नहीं कि आज भी कुछ जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम करते हैं। जब देखो ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे ना, तो उस समय उनकी मेंटेलिटी कैसे होती थी? वो जनता को सर्व करने के दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, वो जनता को सब्जेक्ट मानते थे। उनका मेन मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना और रूल को सस्टेन करना। जनता का वेलफेयर उनका लक्ष्य नहीं होता था। जैसे ये जो बातें बोली जाती है ना कि डीएम पूरे जिले का मालिक होता है, डीएम माई बाप होता है, ये कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है। अब तो देश आजाद हो चुका है, लेकिन कुछ डीएम ऐसे होते हैं उनकी मानसिकता वैसी ही है जैसे ब्रिटिश ईरा में ऑफिसर्स रूल किया करते थे। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। जैसे देखो बहुत से रोड्स के जो नाम होते हैं वो भी कैसे होते हैं? डलहौजी रोड, 7 RCR रोड, इवन इंडिया गेट के पास एक प्रिंस की जो मूर्ति थी उसको हटा के सुभाष चंद्र बोस की वहां पे स्टैच्यू इस्टेब्लिश किया गया। तो ये क्या है? मतलब ब्रिटिश ईरा के जो ऑफिसर्स थे, वॉइसरॉय थे, उनके नाम पर रोड्स के नाम है, वो भी एक प्रकार से कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है। अब एक और टर्म है वैसे नियो कॉलोनिज्म। नियो कॉलोनिज्म क्या टर्म है? ये टर्म देखो कहती है कि बेशक यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्टली इंडिया, ये अफ्रीका, एशिया के गरीब देशों को छोड़ के चले गए, लेकिन उनका जो कंट्रोल है इन देशों पर वो आज भी है। जैसे एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनीज हैं, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज हैं। ये कैसे दूसरे देशों की, खास करके गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती हैं। ये एक एग्जांपल है नियो कॉलोनिज्म का। मतलब अब डायरेक्ट कॉलोनिज्म नहीं है, डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज कंट्रोल नहीं कर रही हैं इन डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को, जैसे पहले हुआ करता था 1940 से पहले, लेकिन अब इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करके। जैसे इन देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनकी जीडीपी, उनकी पूरा वैल्यूएशन जो है वो इतना बड़ा है, कई तो गरीब देशों का जीडीपी नहीं है इतनी, तो उन गरीब देशों की इकोनॉमी में इतनी दखलंदाजी रहती है, उनकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी नया तरह का कॉलोनिज्म है, न्यू कॉलोनिज्म है। न्यू कॉलोनिज्म मतलब कॉलोनिज्म की एक नई फॉर्म। खैर बेसिक्स हमने काफी डिस्कस कर लिए, अब आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के मुद्दे में देखो ये कहा जाता है कि डीकोलोनाइज एक ऐसी टर्म है जो समय समय पर इमर्ज होकर आती रहती है। जैसे आज के समय में जो करंट रूलिंग रेजिम है सेंटर में, इस बात पर काफी फोकस कर रहा है कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री ने भी कहा था हाल ही में कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट को छोड़ने की आवश्यकता है। राइटर ये कहते हैं, देखो ऐसा क्यों होता है कि कॉलोनियल माइंडसेट के खिलाफ नफरत देखने को मिलती है समय समय पर। सारी चीजें तो कॉलोनियल लीगेसी की खराब नहीं है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। बेशक देखो ये ब्रिटिश लीगेसी है, लेकिन आज के समय में आपको भी पता है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज तो है। हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री जो है, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज जो डेवलप कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स लेती हैं, अगर वहां पे काम करने वाले लोगों को इंग्लिश ना आए तो उन प्रोजेक्ट्स में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अब आप बोलोगे सर जापान जैसे देश भी तो ऐसे हैं जहां पर वो अपनी लोकल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे इंडिया से भी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। देखो बात सही है, उनका मॉडल अलग है, वो खुद की इनोवेशन लेके आए हैं, हम भी अब खुद की इनोवेशन लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज है ना, ये दूसरे देशों से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेती हैं और इनमें जो लोग काम करते हैं वो एक स्ट्रेंथ है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ आसानी से बात कर पाते हैं जो ब्रिटेन या फिर यूएसए में बैठे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक बढ़िया कम्युनिकेशन का सोर्स है। इंग्लिश लैंग्वेज से हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा राइटर बोलते हैं। बेशक आप लोकल लैंग्वेजेस से प्यार करो, आगे एक आर्टिकल भी आएगा लोकल लैंग्वेजेस से संबंधित। जरूरी भी है लोकल लैंग्वेजेस से प्यार, हमारे कल्चर की निशानी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से नफरत करो। ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो पॉइंट आप राइटर का समझ गए कि
कॉलोनियल लीगेसी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका यूज है, जो फायदेमंद भी हैं, बट देखो समय समय पर कॉलोनियल माइंडसेट की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ना विभिन्न सरकारों को एक टारगेट चाहिए होता है, विभिन्न इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए, जनता के इमोशंस को हाई रखने के लिए। अब आप बोलोगे सर इसमें तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, मतलब एक प्रकार से करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखो बात यहां पे ना सभी सरकारों की है, सभी सरकारें ऐसा करती हैं, कांग्रेस की सरकार भी ऐसा करती है कि किसी को टारगेट बनाया जाए, जैसे कॉलोनियल माइंडसेट जो है इसको टारगेट बनाया जाए, लोगों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया जाए, करंट इश्यूज पर लोग बात ना करें। शायद उसी का नतीजा है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है, जबकि इतना तो कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी जनता में देखने को मिलता नहीं है। जनता मतलब यंग पॉपुलेशन जो है वो तो मतलब दुखद है लेकिन सही बात भी है, भूल चुकी है कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस दिया था अपने प्राणों का देश को आज़ाद करवाने के लिए। उस समय कैसी सिचुएशन थी आज की जनता शायद महसूस भी नहीं कर पाती। तो फिर कॉलोनियल माइंडसेट पर बार बार सरकार ध्यान आकर्षित कर रही है, जो कि देखो एक वेस्टेड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जब देखो ब्रिटेन ने हमारे देश पर रूल किया था ना, उसका इंपैक्ट देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग था। ऐसा नहीं कि देश के सभी हिस्सों में कॉलोनी बनने का जो इंपैक्ट था वो सेम था। काफी बार सरकार ऐसा भी करती है कि जो ब्रिटिश रूल था उसको अलग करके देखती है, मतलब सरकार बोलती है उससे पहले मुस्लिम इन्वेडर्स ने रूल किया इंडिया पर, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रूल किया 200 साल तक, तो दोनों रूल को सरकार अलग अलग करके देखती है, उसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो राइटर कहते हैं बार बार जो कॉलोनियल माइंडसेट पर ध्यान आकर्षित किया जाता है ना, ये पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है बजाय कि हाँ भाई सब्सटेंस इसमें कम होता है, कि ऐसा लगता है कि जैसे हाँ अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट की जंजीरों में देश की जनता जकड़ी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। बेशक देखो हमें पास्ट से सीखना चाहिए, पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं उससे हमें सीखना चाहिए ताकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करे। लेकिन देखो हम अगर पास्ट में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पास्ट की गलतियों से सीखो और आने वाले कल पर एनर्जी फोकस करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक्सेसिबिलिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कई बार आपने नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम पे मूवी देखी होगी ना, उसमें आपने ऑप्शंस देखे होंगे कि आप किस भाषा में मूवी सुनना चाहते हो, हिंदी भाषा, इंग्लिश, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। उसमें ना एक ऑप्शन ये भी होता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन। ऑडियो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जैसे जैसे आप विजुअल्स देख रहे होते हो ना, आपको एक प्रकार से कमेंट्री सुनाई देती है। कमेंट्री ऐसे सुनाई देती है कि अब हीरो ने एक्ट्रेस का हाथ पकड़ लिया, अब हीरो ने विलेन को मार दिया, अब हीरो ने हीरे लेके भागने लगा, ऐसे मतलब कोई बोल रहा होता है पीछे से, डायलॉग्स नहीं सुनाई देते। मूवी में वैसे तो आप डायलॉग सुनते हो ना, हीरो ने कुछ बोला, विलेन ने कुछ बोला। ऑडियो डिस्क्रिप्शन में कोई बंदा या बंदी डिस्क्राइब कर रहा होता है सीन को। अब आप पूछोगे ये जरूरत किस लिए है, मतलब मूवी देखने का तो मजा ही खराब हो जाएगा। ये जरूरत है देखो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए, जैसे जिनको थोड़ा कम दिखता है, मतलब आई साइट काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी सही रहती हैं, वो भी मूवीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। तो ये जो आर्टिकल लिखा है ना, एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ने लिखा है, वो बोलते हैं कि देखो ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है ना बहुत अच्छा है। मैं 83 मूवी को देखना चाहता था और मैं जन्म से ही अंधा हूँ, ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैं नहीं देख पाया क्योंकि ऑडियो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब इसके बाद राइटर अपने इशू को थोड़ा बड़ा रेज करते हैं। वो बोलते हैं देखो सब टाइटल्स हो गए और ऑडियो डिस्क्रिप्शन हो गई, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो मूवीज़ में होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं देता, सब टाइटल्स हैं तो वो भी मूवी को आसानी से देख पाता है, लेकिन हर एक मूवी में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। वैसे तो हमारे देश में जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है वो गाइडेंस देता है। इस एक्ट का सेक्शन 29H और सेक्शन 42 क्लास सेकंड दोनों यही बात करते हैं कि साइन लैंग्वेज में या फिर सब टाइटल्स के साथ में, जैसे सेक्शन 29 क्लास H जो है वो ये बोलता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये प्रयास करेगी कि टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो साइन लैंग्वेज के साथ अवेलेबल हो या फिर सब टाइटल्स के साथ में। इसके अलावा सेक्शन 42 क्लास सेकंड ये बोलता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये प्रयास करे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
अपने प्रोग्राम्स का ऑडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे या फिर साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करे या फिर सबटाइटल्स प्रोवाइड करें। बट ऐसा होता बहुत कम है, जिसके पीछे रीजंस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे मूवीज़ की बात करते हैं, सबसे बड़ा तो देखो रीज़न यही है कि प्रोड्यूसर्स को ये लगता है कि इस चीज़ की ना ज़्यादा डिमांड नहीं है, खामखा पैसा खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। तो मतलब डिमांड उनको लगता है नहीं है, इस वजह से बहुत कम लोग ऑडियो डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से हम नहीं करते हैं। कई बार देखो ऐसा भी होता है कि वो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ना ऐसा स्टाफ नहीं होता जिनको इस पूरे चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, मतलब, और मार्केट में कोई थर्ड पार्टी प्लेयर कई बार मिलता नहीं है आसानी से, तो इस वजह से वो छोड़ देते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, थर्ड पार्टी जो ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको आगे ले जाने का फ़ायदा नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से संबंधित एक्ट है ना, उसमें ग्रीवेंस रेड्रेसल का भी मैकेनिज्म है कि आपको, यानी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को कोई अगर शिकायत है तो कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के पास आप शिकायत रजिस्टर करवा सकते हो। वो बोलते हैं कि देखो पिछले 12 महीनों में मैंने कमिश्नर की एक भी रिकमेंडेशन नहीं देखी कि उन्हें ऑर्डर दिया हो उन्होंने किसी को कि आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल करवाइए या फिर सबटाइटल्स अवेलेबल करवाइए, ऐसा कोई उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो मतलब जो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है वो भी इस समस्या को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। अब सबसे लास्ट में बारी आती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की। ये मिनिस्ट्री भी अपने पैर पीछे खींच रही है। 3 साल हो गए, अभी तक इन्होंने एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीविजन प्रोग्राम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब जिनको सुनता कम है वो कैसे टेलीविजन प्रोग्राम को एक्सेस कर सकें आसानी से, इसके लिए स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नोटिफाई नहीं किए हैं। तो इतना जो उदासीन रवैया है वो जारी है। इस वजह से जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं वो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज को, एजुकेशन के सोर्सेज को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हम बात करते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हर लिहाज से बाकी लोगों के बराबर हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं देखो धरी की धरी रह जाती है जब ये बेसिक चीज़ें भी उन्हें नहीं उपलब्ध हो पाती। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लिथियम आयन बैटरी से संबंधित है, बिजनेस लाइन का, जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो लिथियम आयन बैटरी तो ना आज के समय में पावर को स्टोर करने के लिए ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस में देखने को मिलती है। मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, लैपटॉप्स हों, हर जगह आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखो लिथियम आयन बैटरी से संबंधित ना काफ़ी सारी घटनाएं भी सामने आती हैं। जैसे ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्कूटी हैं, उनमें ब्लास्ट हो गया, ऐसी कुछ खबरें सामने आई। इशू देखो सेफ्टी का भी है और सस्टेनेबिलिटी का भी है, मतलब अवेलेबल भी होनी चाहिए लिथियम आयन बैटरीज इंडिया में, लेकिन हम बहुत सारी इन बैटरीज को इंपोर्ट करते हैं। इन बैटरीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेवोल्यूशन लाने की हम बात करते हैं, लेकिन बैटरीज के लिए अगर हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में रेवोल्यूशन हमारे देश में आ सकेगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था, अगर देखो जहाँ टेस्ला जैसी कंपनीज 4 व्हीलर्स में रेवोल्यूशन लेके आ रही हैं, हमारे देश में जो ई रिक्शा नहीं होता, ई रिक्शा जो बैटरी से चलने वाला रिक्शा होता है, इवन इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं, इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब मिडिल क्लास लोगों को ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो बहुत पसंद आ रही है, और अलग अलग सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है इनका चलन भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में रेवोल्यूशन है ना वो थोड़ा अलग एस्पेक्ट में आगे बढ़ रही है। लेकिन बात वही है कि लिथियम आयन जो बैटरीज हैं वो ऐसी अवेलेबल हो हमारे देश में, एक तो हम डिपेंडेंट ना रहें दूसरों के ऊपर, दूसरा सेफ्टी संबंधित इश्यूज भी ना आए। समझ गए? आज के समय में देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में, जो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा होता है ना उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो बैटरी पर ही खर्च होता है। यानी बैटरी सबसे महंगा कंपोनेंट होता है, और बैटरी ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तो पावर स्टोर करके रख ले, साइज कम से कम हो, जल्दी से चार्ज हो जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के ये जो बैटरी है वो तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, मतलब कि बैटरी सस्ती भी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। टेम्परेचर सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे बहुत सारी बैटरीज ना एकदम से गर्म हो जाती है, काफ़ी जल्दी फट भी जाती हैं काफ़ी सारी बैटरीज, तो बैटरी
तैयार करते वक्त ना ये भी देखना पड़ता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, और इंक्रीज हो तो बैटरी उस टेम्परेचर को सर्वाइव कर जाए, कोई नेगेटिव रिपरकशन ना सामने आए। तो डिज़ाइन जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और आने वाले समय में जिस हिसाब से फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिज़ाइन है बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि लिथियम आयन बैटरी ऐसी होनी चाहिए कई सारे स्टोर साइकिल्स को वो आसानी से सहन कर पाएं, मतलब कुछ सालों तक तो कम से कम चल जाएं आसानी से। उसके बाद एक दिक्कत ये है कि एक बार यूज हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसमें लगी लिथियम आयन बैटरी, उसको डिस्पोज कैसे किया जाए। अब डिस्पोज करने के लिए देखो सरकार काफ़ी सारे सॉल्यूशंस तो लेके आई है, जैसे एक तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करने वाला है उसी की जिम्मेदारी कि आपको ही ये बैटरी रिकवर करनी है, मतलब वापस लानी है कंज्यूमर से जब वो फेंक देगा, फिर आपको उसे रिसाइकल करना है या फिर कैसे डिस्पोज करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जो कंसेप्ट है ना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ईपीआर का, ये देखो एक प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में उसे रीयूज या फिर रिपेयर किया जाता है, अगर नहीं होता तो फिर उसे रिसाइकल किया जाता है और फिर उससे नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। यानी पुराने प्रोडक्ट को पूरी तरह से फेंका नहीं जाता, उसको कैसे ना कैसे करके इस्तेमाल किया जाता है फिर से नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। तो ये साइकिल चलता रहता है। सर्कुलर इकोनॉमी से क्या होता है, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचता है, वेस्टेज कम होता है। तो जब बैटरीज को हम यूज करेंगे फिर से, वो भी एक सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल होगा। तो कुल मिला के देखो ये सारे पॉइंट्स देके राइटर लास्ट में ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेवोल्यूशन हमारे देश में लाना चाहते हैं, जो टेस्ला कंपनी ने कर दिखाया है अपने 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, वो हमारे देश में हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार को इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए लोकल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, और कैसे ना कैसे करके इन सभी स्टेक होल्डर्स को, जैसे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, इन सबको एक साथ आना होगा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेवोल्यूशन लाने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो लोकल लैंग्वेजेस के इस्तेमाल से संबंधित है प्रोफेशनल कोर्सेज में। राइटर कहते हैं देखो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ना 16 अक्टूबर को जो दिन है वो इतिहास के गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा, स्पेशल हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल एजुकेशन को लॉन्च किया हिंदी में। ये खास बात है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी। देखो कुछ कोट्स है जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था कि इंडिया का जो कल्चर है वो एक पूरी तरह से खिले हुए कमल के फूल के समान है, और कमल के फूल की हर एक जो पत्ती है वो इंडिया की अलग अलग लोकल और रीजनल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है, और हिंदी जो है वो सबसे बीच में है। ऐसे रिप्रेजेंट किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया के कल्चर को। इसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक बार कहा था, निज भाषा की जब हम बात करते हैं ना, तो निज भाषा का मतलब सिर्फ हिंदी भाषा से नहीं है, मतलब इंडिया की सभी लैंग्वेजेस, साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, सभी जो लैंग्वेजेस हैं वो निज भाषा में आती हैं। लोकल लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज जो है वो देखो एक इंडिविजुअल को नेशन से जोड़ती है, इंडिविजुअल को उसके कल्चर से जोड़ती है। अब जो ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब आपको भी पता है ना, जैसे समझा जाता है कि इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। आप लोग इस चीज़ को नहीं मानते मुझे पता है, लेकिन लोकली देखो तो कुछ लोगों का ये मानना होता है, जबकि देखो वास्तव में ऐसा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि अगर देखो प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज को आप अगर लोकल लैंग्वेज में यानी नेटिव लैंग्वेज में लोगे ना, तो बल्कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा होगा। लेकिन बावजूद इसके, जैसे हमने पहले आर्टिकल डिस्कस किया था कॉलोनियल माइंडसेट वाला, कि ये मान लिया जाता है कि इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जबकि देखो इन सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे मेडिकल एजुकेशन जो इंग्लिश में दी जाती है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग तो इन प्रोफेशनल कोर्सेज को एक्सेस ही नहीं कर पाते। यूँ कहते हैं कि मतलब एक्सपर्ट्स एक डेटा देते हैं कि देश में सिर्फ 5% लोग ही अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए मेडिकल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में,
टेक्निकल नॉलेज यानी इंजीनियरिंग हासिल करना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये सब इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर ये सब लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल हो तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा होगा, जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, उनका दिमाग ज़्यादा चलेगा, उन्हें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ना, आत्मनिर्भरता सिर्फ हम टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बात करते, सप्लाई चेन्स के बारे में बात नहीं करते, इवन लैंग्वेज के मामले में भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, जो राइटर के अनुसार सरकार कर रही है। जैसे इंजीनियरिंग की एजुकेशन अब दी जाने लगी है लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे बंगाली में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में। इवन नीट और यूजीसी के एग्जाम जो है ये भी 12 लैंग्वेजेस में होने लगे हैं। 16 अक्टूबर का दिन तो अब और भी अच्छा हुआ कि अब ये मेडिकल एजुकेशन भी लोकल लैंग्वेज में दी जाने लगेगी। 19वीं सेंचुरी में देखो, दादा भाई नौरोजी ने एक बात बोली थी कि यहाँ के रिसोर्सेज वहाँ ले जा रहे हैं तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, मतलब यहाँ की वेल्थ लूटी जा रही है। लेकिन 21वीं सेंचुरी में ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा, ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है। यहाँ के लोग जा रहे हैं दूसरी जगहों पर काम करने के लिए। लेकिन देखो, जब लोकल लैंग्वेजेस में हम एजुकेशन देंगे ना, तो मतलब ऐसे लोग जिन्होंने बेशक इंजीनियरिंग में, मेडिकल में डिग्री हासिल नहीं की है, चलो मेडिकल का जो फील्ड है वो तो एक अलग से प्रोफेशनल फील्ड हो गया, मतलब किताबें पढ़ के भी उन्होंने चीज़ें सीखी हैं और उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। ये चीज़ इंडिया में काफ़ी देखी जाने लगेगी आने वाले समय में। आप देखो, बहुत सारे हमारे ना पेरेंट्स की जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर उनको किताबें मिलेंगी लोकल लैंग्वेजेस में तो वो अपनी नॉलेज को एक नए लेवल पर ले जा सकेंगे, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लोकल लैंग्वेज के इस्तेमाल से संबंधित। नए एजुकेशन पॉलिसी में इसका प्रोविजन है कि प्रोफेशनल कोर्सेज भी लोकल लैंग्वेज में लॉन्च किए जाएंगे और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, जो देश के लिए अच्छा है, देश के कल्चर के लिए अच्छा है, देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा है, देश की जनता के लिए अच्छा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।